A very, very good evening to all of you. Good evening to all of you. All right. कल हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे. ठीक है. तो फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बहुत सारे बेसिक बेसिक फैक्टर पढ़े. आदित्य बेटा, सुधांशु, ये सारे सवाल अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे. नहीं तो कल हमारी डिस्कशन क्लास होगी, वहां बातें करेंगे. क्लियर? ये सारे सवाल आप लिखते चलो. ठीक है. वो लास्ट बात है, पहले पढ़ ले अपना जो काम है, फिर सारी बातें लास्ट में करेंगे. ओके. सारी बातें, खूब बातें करेंगे लास्ट में, पहले पढ़ाई करते हैं. सबसे पहले बेटा मैं आपको याद दिला दूं, हम कल क्या पढ़ रहे थे. हम कल बात कर रहे थे फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. तो फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हमने कई सारे पहलुओं पे बात की, बहुत सारे बेसिक बेसिक फैक्टर्स पे बात करी. ये सारे फैक्टर इतने बेसिक थे कि हम कॉलिजन थ्योरी की बेसिक कंसेप्ट से समझ सकते हैं. क्या? अगर कभी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो Z को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे ही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ता है. कहीं ना कहीं जब मैं आपको ये सारी बातें बता रहा था तो मैंने कहा ऐसा होगा तो ऐसा होगा. हम इसी पॉइंट को सोच रहे थे कब प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा. बच्चों, उन सभी सीरीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेम्परेचर है वो रह गया है. मैं आज आपको सिखाने वाला हूं टेम्परेचर के बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बदलता है. मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए. शुरू का जो 40 मिनट है वो पूरा थ्योरी का है. लिसन केयरफुली. 3-4 फॉर्मूले आएंगे, उन्हें याद करने की कोशिश करना है, लेकिन वो जो फील है उसके लिए ध्यान से सुनना है. आज मैं आपको सिखाने वाला हूं टेम्परेचर के बदलने से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है. जब मैं आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा. जैसे मैंने कहा माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर. तो है, उसमें इफ एंड बट का सवाल नहीं आता. तो सबसे पहले आपको मैं एक फैक्ट बताऊंगा. वो है तो है, आपको मानना है हाँ ऐसा है, ऐसा ही होता है. लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में हर फैक्ट की एक वजह होती है, किसी न किसी एक्सपेरिमेंट से आया कंसेप्ट होता है. सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा. वो फैक्ट कहां से निकल के आया उससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा. जब मैं आपको ये दोनों समझा दूंगा तो कैसे एक साइंटिस्ट ने इक्वेशन देके इन सभी चीजों को बहुत आसानी से समझाया, मैं आपको वो इक्वेशन बताऊंगा. इन 3 लेवल में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं. बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कई सारे फैक्टर्स के बदलने से बदलता है. आज हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो चलो आओ पढ़ते हैं टेम्परेचर के बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बदलता है. बच्चों, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. बच्चों, आप सब जानते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है. बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फैक्ट बताऊंगा. तो फैक्ट ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बढ़ता है. मेरी बातों को गौर करिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बढ़ता है. चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, सभी रिएक्शंस का रेट टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है. जैसे ही मैं ये पॉइंट कहता हूं, एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, सर जब आपने हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाया था तो आपने हमें ऐसा बताया था कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से फॉरवर्ड चली जाती है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बैकवर्ड चली जाती है. लेकिन आज तो आप हमें बता रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. सर क्या ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? मैंने कहा नहीं है, ये भी अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह सही है. जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया था वहां मैंने टेम्परेचर के बदलने से डायरेक्शन बताया था. आज मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, आज मैं स्पीड बता रहा हूं. मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन कहां जाएगी, मैं तो ये बता रहा हूं वो जिधर जाएगी जल्दी जाएगी.
मतलब अगर उसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की है तो टेम्परेचर और बढ़ाते जाओगे तो फॉरवर्ड और जल्दी जल्दी जाएगा। अगर उसकी टेंडेंसी बैकवर्ड जाने की है तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड और जल्दी जल्दी जाता जाएगा। मैंने कहा टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सदैव ही बढ़ता है। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था कि एंडोथर्मिक था। सर क्या इसे हम फील कर सकते हैं? बिल्कुल फील कर सकते हैं बच्चों। ये जो मैंने आपको फैक्ट बताया इसे बेशक फील कर सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं बच्चों, हम लोग जब कॉलिजन थ्योरी पढ़ते हैं तो कॉलिजन थ्योरी में हम लोग गैसियस रिएक्शन लेके चलते हैं। बच्चों आप सब इतना तो जानते होंगे कि जो गैसियस होती हैं उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैसेस का एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। उनकी एनर्जी बढ़ गई है। जैसी एनर्जी बढ़ती है तो जो नंबर ऑफ कॉलिजन है वो ज्यादा होता है। पहले ऐसे ऐसे हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ गई तो नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा हो गया यानी कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। अरे जब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन भी तो ज्यादा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ज्यादा होगा। जिसके होने की संभावना ज्यादा है वो होता ज्यादा है। वो हो कोई जरूरी नहीं है, पर जिसके होने की संभावना ज्यादा है अक्सर वही होता है। बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है जिसकी वजह से कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ता है। खैर मैंने तो अभी आपको एक फैक्ट बताया, उसे फील कराया। फैक्ट ये था कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो सदैव बढ़ता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर क्या हम ये जान सकते हैं कितना बढ़ाने से कितना बढ़ता है? मैंने कहा बिल्कुल जान सकते हैं। मैंने आपको फिर से एक फैक्ट बताया बच्चों, जब जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाया जाता है, जब जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाया जाता है तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 to 3 टाइम्स होता है। ऐसा पाया गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कितना बढ़ाने से कितना बढ़ता है? सर जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 2 से 3 गुना होगा। सर 15 16 17 बढ़ाएंगे तब? बताता हूं, पहले 10 को तो समझो। जब 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स होता है। इसे समझिएगा। मान लीजिए टेम्परेचर T था तो उस समय जो रेट कांस्टेंट था K1 था। सर एक डाउट है, मैंने कहा क्या? सर आप तो हमें कह रहे हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा और यहाँ आप रेट कांस्टेंट लिख रहे हो। मैंने कहा बेटा जो रेट होता है वो तो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा मतलब अगर हम रेट को समझना चाहते हैं तो रेट कांस्टेंट को समझ ले, बात तो बराबर है ना, क्योंकि आज कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। हम कंसंट्रेशन को वैरी नहीं कर रहे हैं, हम वैरी किसे कर रहे हैं? टेम्परेचर को। मान लेते हैं टी टेम्परेचर पर उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था K1। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा के T+10 कर दिया तो हमारा ये फैक्ट कहता है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो 2 to 3 टाइम्स होगा। पल भर के लिए मान लेते हैं वो 2 टाइम्स होगा। वैसे तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होगा लेकिन सदैव ही 2 से 3 के बीच में होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर पहले K1 था तो अभी जो K2 है वो है 2K1। मतलब अगर हम K2 और K1 का रेशियो निकालते हैं तो वो कितना आता है? 2। बेटा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 10 केल्विन टेम्परेचर के डिफरेंस पर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर के डिफरेंस पर जो ये रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है बच्चों यही टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू होता है। म्यू है क्या? रेशियो ऑफ rate constant of a reaction at two different temperature which will be differ by 10 degree Celsius or 10 Kelvin। मतलब अगर कभी आपसे सवाल कहे ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या? कुछ नहीं सर, रेट कांस्टेंट का रेशियो है। किसी भी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट नहीं सर, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो आओ इसे ऐसे फील करते हैं बच्चों। एक सेकंड।
एक सेकंड बच्चों, थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम है। ऑलराइट, तो आओ इसे ऐसे फील करते हैं, एक छोटे एग्जांपल की मदद से फील करते हैं। मैंने कहा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन के चेंज से रेट कांस्टेंट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। आओ इसे एक छोटे से एग्जांपल से फील करते हैं, मुझे आप सबका आंसर भी चाहिए होगा। मान लेते हैं टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस का, उस समय जो रेट कांस्टेंट है वो है के। जैसे ही टेम्परेचर को मैंने 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ा दिया, मतलब यहां पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 10 का, तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बताओ रेट कांस्टेंट कितना होगा? जैसे ही टेम्परेचर 20 हो गया तो बताओ रेट कांस्टेंट कितना होगा? 2 to 3 टाइम्स। अभी 2 to 3 ना बोलो, एक नंबर बोलो 2 टाइम्स, राइट? ये जो म्यू है जिसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, केवल 2 बोलो, मन में रहे 2 से 3 के बीच में हो सकता है, पर जब 2 to 3 बोलो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो छोटा बोले 2 बोले, राइट? मतलब अपन कह सकते हैं ये 2 टाइम्स होगा। आपने कहा सर ये 2 टाइम्स होगा, ये जो 2 टाइम्स है क्या यही टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू है? क्योंकि आज म्यू 2 टाइम्स था इसलिए 2 के हुआ, अगर म्यू 3 टाइम्स होता तो 3 के होता। क्लियर? ठीक है, हमने टेम्परेचर को फिर से 10 से बढ़ा दिया तो टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। मैं आप सबसे पूछता हूं, बताओ अब रेट कांस्टेंट कितना होगा? टेम्परेचर हो चुका है 30, बताओ रेट कांस्टेंट कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया सर, पहले वाले का दुगना होगा। पहले कितना था 2 के, तो अभी कितना होगा 4 के। हमने टेम्परेचर को फिर से बढ़ा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, बताओ अभी कितना होगा? सर पहले वाले का दुगना होगा यानी कि 8 के। हमने टेम्परेचर फिर से बढ़ा दिया, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, बताओ अभी रेट कांस्टेंट कितना होगा? सर पहले वाले का दुगना होगा यानी कि 16 के। बेटा हमने ये जो रेट कांस्टेंट लिखा है ये अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे बढ़ता गया उसके बेसिस पे लिखा है, और हम ये लिख पाए क्योंकि हमें म्यू पता था। हमें पता था म्यू 2 टाइम्स है, म्यू 2 है, इसीलिए हम ऐसा लिख पाए। क्लियर? बच्चों मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं इस k को यहां 2 की पावर 0 लिख दूं चलेगा? यहां 2 की पावर 1 लिख दूं चलेगा? यहां 2 की पावर 2 लिख दूं चलेगा? यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 4 लिख दूं चलेगा? बोलो चलेगा? चलेगा। बच्चों आप सब एक चीज को समझिएगा, अगर मैं इसे 16k को k2 बोल देता हूं और इसे पल भर के लिए मैं k1 बोल देता हूं, तो आप सब समझ गए होंगे मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं। कैसा? अगर मैं k2 बाई k1 निकालता, राइट यहां लिख रहा हूं, अगर मैं k2 बाई k1 लिखता तो शायद वो 16 ही तो होता, और 16 को अगर हमने 2 की पावर 4 लिख लिया होता तो क्या कोई दिक्कत होता? अगर हमने 16 को 2 की पावर 4 लिख लिया होता तो क्या कोई दिक्कत होता? बेटा नहीं होता। बेटा ये जो 2 है, ये जो 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, राइट? ये जो 4 आ रहा कैसे आ रहा? सुनिएगा ध्यान से, 10 से 20 यहां पे जो डिफरेंस है, यहां पे जो डिफरेंस है कितने का है? 10 डिग्री सेल्सियस का। 10 से 30 डिफरेंस कितने का है? टेम्परेचर का डिफरेंस कितने का है? सर 20 डिग्री सेल्सियस का। 10 से 40 डिफरेंस कितने का है? सर 30 का। 10 से 50 डिफरेंस कितने का है? 40 का। ऐसा नहीं लग रहा ये जो 2 की पावर 4 लिखा है इसे हम 2 की पावर 40 बाई 10 लिख दे चलेगा? ऐसा नहीं लग रहा ये जो 40 है इसे हम डेल्टा टी बाई 10 लिख दे चलेगा? ऐसा नहीं लग रहा ये जो ट्यू है उसे म्यू लिख दे चलेगा? ऐसा नहीं लग रहा हमने बातों बातों में K2 और K1 में रिलेशन निकाल लिया, बशर्ते टेम्परेचर 10-10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया गया हो। मतलब हमने एक फॉर्मूला बना लिया, अगर 10-10 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीमेंट पर हमसे कभी रेट पूछता है, हमसे कभी रेट कांस्टेंट पूछता है, तो अपन एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, R2 बाई R1 बराबर K2 बाई K1 बराबर म्यू की पावर डेल्टा टी बाई डेल्टा 10, डेल्टा टी बाई 10। बच्चों सवाल में अक्सर म्यू गिवन होता है, कभी कभी म्यू नहीं गिवन होता है, तो उसे आपको 2 मान लेना है। मतलब अगर किसी प्रॉब्लम में वैल्यू ऑफ म्यू इज नॉट स्पेसिफाइड तो उसे आप कितना मान लेंगे? अपने से 2, राइट? उसी प्रकार से अगर कभी किसी सवाल में
टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो उसे आप कितना मान लेंगे बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस अपने से। क्लियर? मेरी बात को सुनिएगा, जब कभी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कितना बढ़ाने से कितना बढ़ता है समझाने के लिए मैंने आपको एक फैक्ट बताया, जब जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना तक हो जाता है। यहां पे हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट और एक जनरल फॉर्म में फॉर्मूला बना लिया। आपके मन में एक सवाल तो आया होगा, सर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? हाँ, हमें याद हो गया, आपने फैक्ट बताया, हमें याद हो गया, पर मन में सवाल है आखिर ऐसा क्यों होता है? बच्चों, ये समझाने के लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इस चीज का स्टडी किया और इसे समझने के लिए उन्होंने ग्राफ बनाया, राइट? इस ग्राफ से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया आखिर ऐसा ही क्यों होता है। कैसा एक्सप्लेन किया वो समझने के लिए आओ चलते हैं उनके ग्राफ में। उनका जो ग्राफ था देखने में कुछ ऐसा था, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। ये जो ग्राफ है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो वाई एक्सिस है इसमें लिखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम ऐसे फील करते हैं, मान लीजिए अपने पास टोटल 100 मॉलिक्यूल है, राइट? मान लीजिए टोटल 100 है, 100 कुछ नहीं है, मतलब वहां 10 की पावर 25 10 की पावर 28 के ऑर्डर की बात हो रही है यार। तो अपन बस फील के लिए 100 है, तो ये जीरो वाला पॉइंट है। जैसे जैसे हम वाई एक्सिस में ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, मतलब 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 20/100 एंड सो ऑन, राइट? मतलब आप समझ सकते हैं ये जो फ्रैक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। और वो कब होगी सर? वो तभी होगी जब वो 100/100 होगा, यानी कि 1। मतलब इस वाई एक्सिस में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जो 100/100 या 1 होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। जो ग्राफ बनाया उन्होंने सबसे पहले किसी टेम्परेचर टी पे बनाया। किसी टेम्परेचर टी पे, ये जो लाल लाल मैं ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने अगर नजर आ रहा हो, ये जो लाल वाला ग्राफ बनाया ये उन्होंने किसी टेम्परेचर टी पे बनाया। किसने बनाया? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने, राइट? ये जो ग्राफ बनाया ये किसी टेम्परेचर टी पे बनाया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी पे बनाया। क्लियर? बच्चों सुनिएगा ध्यान से, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, राइट? इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट एक नंबर को बताएगा, एक फ्रैक्शन को बताएगा। लेट्स एज्यूम वो 60/100 है, मतलब टोटल कितने मॉलिक्यूल है? 100। 100 में से 60 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ये वाली है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ये वाली है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसे एक स्पेशल नाम देते हैं। वो नाम कैसे देते हैं वो समझाने के लिए मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस का, राइट? सवाल ये है बच्चों, मान लो हमारे पास टोटल 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से 90 मॉलिक्यूल की स्पीड v1 है, 90 मॉलिक्यूल की स्पीड v1 है, और 5 मॉलिक्यूल की स्पीड v2 है, और 4 मॉलिक्यूल की स्पीड v3 है, और 1 मॉलिक्यूल की स्पीड v4 है। बच्चों हमें उसी सैंपल का एक अननोन मॉलिक्यूल मिलता है, और वो जो अननोन मॉलिक्यूल मिला आप सब मुझे बताओ उसकी स्पीड क्या होगी? ये जो अननोन मॉलिक्यूल मिला है उसकी स्पीड क्या होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी? उसकी स्पीड क्या होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी? बिल्कुल सही कहा सर, जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल की स्पीड है वही स्पीड होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। इसी वजह से ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, इसे हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, राइट? बच्चों मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। अगर आप सबको याद हो तो हमने कोलिजन थ्योरी में कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, और इस ग्राफ में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, इस ब्रेकर को, इस बैरियर को क्रॉस करना होता था। तो मात्र वही मॉलिक्यूल इस ब्रेकर को क्रॉस कर पाएंगे जिनकी एनर्जी टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो। पल भर के लिए मान लो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 है, राइट? तो अगर मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी 100 या 100 से ज्यादा है तभी वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, तभी वो प्रोडक्ट को बनाएंगे, नहीं तो बनाने की बात नहीं है। क्लियर? बच्चों एक्चुअली में होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में एक रिलेशन होता है।
मतलब ऐसा इमेजिन करो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 है, ऐसा इमेजिन करो उस समय काइनेटिक एनर्जी 80 होना चाहिए। मतलब जैसे ही किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 80 हुई, आप समझ गए भैया इसके अंदर वो बात आ गई जो इसे उस पार ले जाएगा। 80 से ज्यादा हुई तो भी आप समझ जाओ इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो 100 से ज्यादा है। क्लियर? पल भर के लिए मानो वो काइनेटिक एनर्जी जिसके करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 होती है, पल भर के लिए मान लो वो ये वाला पॉइंट है जो मैंने मार्क किया। राइट? मतलब ये जो आपके सामने एरिया अंडर द कर्व है, ये जो आपके सामने पूरा का पूरा एरिया मिल रहा है, ये जो रेड से मैंने बनाया है, इस एरिया से जब हम टोटल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए मैं यहां पे एक डॉट डॉट करके लाइन बना रहा हूं। राइट? इस एरिया से जो यहां पे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, ये वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है, टोटल है ना। मैंने तो एक पॉइंट बनाया है, ऐसे यहां से भी आएगा, यहां से ये नीचे वाले सारे। क्लियर? ये जो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, ये वो फ्रैक्शन है जिनके अंदर काबिलियत है, जिनके अंदर क्षमता है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की। मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि इस वाली एनर्जी से जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो वही वाली है जितनी होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड पता चल गया तो एक्टिवेशन एनर्जी पता चल जाता है। मतलब ये वाला जो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जब कभी मॉलिक्यूल के अंदर होती है तो वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाता है। क्लियर? अभी हमने ग्राफ केवल टी टेम्परेचर पे बनाया था। जैसे ही हमने रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। सर हमने 10 से ही क्यों बढ़ाया? गौर करो, मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाता है तो जो रेट कांस्टेंट है वो 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। तो हमें समझना था 10 डिग्री सेल्सियस से ही क्यों होता है। तो हम लोगों ने जो अगला ग्राफ बनाया वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के बनाया। मतलब ये जो अगला ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं ग्रीन कलर से, ये T+10 का है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ है, इसमें ग्राफ थोड़ा सा नीचे बना, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो ये है कि इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी अंदर एनर्जी थी एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा, उन मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो बढ़ गया। मतलब अगर पहले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन यहां कहीं नीचे आता था तो अभी जो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है वो ज्यादा आने लगा। मतलब बच्चों इसे अपन ऐसे समझते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर है वो भी बढ़ गए। मजे की बात है, बढ़े नहीं, वो एग्जैक्टली 2 to 3 टाइम्स हो रहे थे। मतलब इसे आप ऐसे समझो, एरिया ऑफ ग्रीन प्लस रेड, मतलब ये जो ग्रीन और रेड का एरिया है, राइट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेड। मतलब ये जो रेड वाला एरिया था उसका लगभग दुगना हो रहा था। ये कहने का मतलब ये है कि इससे जो टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे वो दुगने आएंगे। ये और बेसिक से फील करो तो ऐसे फील करो, पहले मान लो ये जो रेड वाला है ये 20 मॉलिक्यूल है, मान लो, वैसे है तो 20/100, पर मान लो अपन 20 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। पहले अगर 20 मॉलिक्यूल ऐसे थे जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाते थे, तो जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तो ये जो मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर है ये भी 2 to 3 टाइम्स हो गए। मैंने अभी समझाने के लिए 2 टाइम्स बनाया है, कभी 2 टाइम होते थे तो कभी 2 से लेकर 3 टाइम्स तक होते थे। मतलब 20 का 3 गुना मतलब 60 तक होते थे। क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग, एटम्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। अरे पहले 20 ही प्रोडक्ट बना रहे थे, अब 40 बनाने लगे, तो ऐसा नहीं लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो गया, ऐसा नहीं लगेगा रेट कांस्टेंट दुगना हो गया। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने इसे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि यार टेम्परेचर के बढ़ाने से, क्योंकि फ्रैक्शन क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर 2 to 3 टाइम्स हो जाते हैं, इसी वजह से रेट कांस्टेंट और रेट बढ़ जाता है। उसी समय मार्केट में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था आरेनियस। उन्होंने कहा मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, आप सब ने ये जो ग्राफ से समझाया इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है कि बस ग्राफ ही है? बोले मैथमेटिकल प्रूफ है, इसका प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ है जो आपके सिलेबस में नहीं है। उन्होंने पता किया कि जब कभी किसी भी टेम्परेचर पे हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर पता करना है तो उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला था e की पावर माइनस e अपॉन RT। इसे आप ऐसे समझो बच्चों, पहले जब टेम्परेचर T था उस समय फ्रैक्शन था जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर 10 से बढ़ा दिया ये फ्रैक्शन 2 to 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर 2 to 3 टाइम्स हो गया। तो हमने इसका कंक्लूजन निकाल लिया, अरे वो जो रेट है वो भी 2 to 3 टाइम्स हो गया, वो जो रेट कांस्टेंट है वो भी 2 to 3 टाइम्स हो गया। बच्चों ये जो मैंने F लिखा है इसका मतलब है फ्रैक्शन। आप गौर करिएगा, हमें यहां से मॉलिक्यूल का नंबर नहीं मिलता, हमें यहां से फ्रैक्शन मिलता है। हाँ, इसे टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर भी मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, इस प्रकार से मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने ये प्रूफ करके बताया, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर 2 से 3 गुना हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, इसीलिए रेट कांस्टेंट भी 2 से 3 गुना हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, बता दिया टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। हाँ, 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाने से 2 से 3 गुना होता है। सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, उस फैक्ट को जस्टिफाई करने वाला एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाऊंगा। उसी समय मार्केट में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था आर्हेनियस। उन्होंने कहा मजा आ गया। हमने कहा कैसे? बोले देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार। मैंने कहा क्या? बोले जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट का प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा सही है। और किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। हम शुरू से ये तो कह रहे थे, जब कॉलिजन होगा ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन होगा ज्यादा, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन होगा ज्यादा तो मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर भी होगा ज्यादा। आर्हेनियस साहब ने इसी कंसेप्ट को पकड़ लिया, बोले जो रेट कांस्टेंट है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन ऐसे फील करते हैं बेटा, जितनी ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, आप सबको जवाब देना है, जितनी ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, क्या क्या रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा हो सकता है? मतलब जो रेट है क्या वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ बिल्कुल है। अच्छे बताओ, खूब टकराए खूब टकराए खूब टकराए, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोडक्ट बनाने की संभावना है वो बहुत बहुत कम है। तो जब संभावना बहुत कम होगी तो रेट भी तो कम होगी। अरे टकराना भी जरूरी है और इफेक्टिव कॉलिजन का संभावना ज्यादा होना भी जरूरी है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो आर्हेनियस साहब ने कहा हाँ, जो के है वो जेड के प्रोपोर्शनल भी है, वो पी के भी प्रोपोर्शनल है। बच्चों ये जो पी है इसे हम लोग कहते हैं स्टेरिक फैक्टर। क्या कहते हैं? स्टेरिक फैक्टर, और यू कैन से दिस इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी था वहीं से नाम पड़ा पी। स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन है ना, ये कितना इफेक्टिव कॉलिजन है उसका प्रोबेबिलिटी बता रहा। जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इफेक्टिव कॉलिजन उतना ज्यादा होगा। आर्हेनियस साहब ने कहा जो के है वो जेड के प्रोपोर्शनल है, जो के है वो पी के प्रोपोर्शनल है। तो लोगों ने कहा खूब टकराए खूब टकराए खूब टकराए, खूब प्रोबेबिलिटी है खूब प्रोबेबिलिटी है खूब प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर है वो नहीं है। नहीं, टकराना भी जरूरी है, उनका इफेक्टिव कॉलिजन होने का प्रोबेबिलिटी भी जरूरी है, और मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर भी ज्यादा होने चाहिए। मतलब जो के है वो प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी है। बोलो हाँ या ना? जो के है वो प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी है। बोलो हाँ या ना? मतलब ये वाला कहानी है, के प्रोपोर्शनल टू ए प्रोपोर्शनल बी प्रोपोर्शनल सी। आर्हेनियस साहब ने इन तीनों प्रोपोर्शनलिटी को ऐड कर दिया। बोले भाई ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। बोले आज से दुनिया इसी इक्वेशन को पढ़ेगी और वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग की वैल्यू बताएगी। बोले ऐसा लिखूंगा तो मजा नहीं आएगा, दुनिया मुझे याद नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या किया, z इंटू पी को एक नया कांस्टेंट दे दिया। आप समझ सकते हैं उस कांस्टेंट का नाम क्या रखना, ऑब्वियस है, जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसी के नाम पे जाएगा। मतलब ए बोले तो आर्हेनियस कांस्टेंट,
तो k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस c अपॉन आर टी। बच्चों ये जो इक्वेशन आप सबके सामने लिखी है यही है मोस्ट फेमस इक्वेशन, आर्यनियस इक्वेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर के बदलने से रेट कैसे बदलता है, रेट कांस्टेंट कैसे बदलता है। टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है, फैक्ट है। 10-10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से 2 से 3 गुना होता है, फैक्ट है। यूं ही किसी टेम्परेचर पे के निकालना है तो आर्गेनियस इक्वेशन लगाना, सिंपल सा आंसर आएगा, फैक्ट है। बच्चों अपने सामने एक इक्वेशन आ चुकी है, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब तो हम इस इक्वेशन के साथ खेलने वाले हैं, लेकिन खेलने के पहले हम थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं। एक मिनट यार, स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम है बेटा। अभी क्लियर है? ओके, अभी आप सबको क्लियर दिख रहा है ना यार? आप सबको क्या अभी क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है क्या आप सबको? ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है ठीक है। चलिए, तो अपने सामने एक इक्वेशन आ चुकी है, a बराबर a इंटू ई की पावर माइनस e अपॉन आर टी। के बराबर a इंटू ई की पावर माइनस e अपॉन आर टी। चलो इस इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं बच्चों। ये जो k है वो क्या है? रेट कांस्टेंट। ये जो E है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो R है वो क्या है? गैस कांस्टेंट। जो T है वो क्या है? टेम्परेचर। हमारी तो आदत है टेम्परेचर हमेशा किस में लिखना है? केल्विन में। चलो बात करते हैं ए का। बोलो ए का नाम क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो आर्हेनियस कांस्टेंट। सुनो ना, ये जो ई है क्या इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं? और जो इंग्लिश का नियम होता है, जो पहले आता है उसे प्री बोलते हैं, जो बाद में आता है उसे पोस्ट बोलते हैं। तो ए क्योंकि एक्सपोनेंशियल के पहले आया तो इसे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है? इस e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी की यूनिट क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन है कि मीटर है कि सेंटी? अरे वाह, बड़े टैलेंटेड है, कंफ्यूज करने से भी कंफ्यूज नहीं होते सर। इनमें से कुछ नहीं है सर। जो e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है सर वो फ्रैक्शन है। सर फ्रैक्शन की यूनिट कहाँ होती है? मतलब आप सब समझ पाए कि e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी की यूनिट नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये जान पाए कि जो k की यूनिट होगी वही a की यूनिट होगी। जो k की यूनिट होती है उसका जनरल फॉर्मूला 1 माइनस एन टी इनवर्स होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रहा होता तो k का जो यूनिट है क्या वो टाइम इनवर्स होता? बच्चों आपने फिजिक्स में ऐसा पढ़ा होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका यूनिट भी टाइम इनवर्स होता है, क्योंकि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर मात्र, क्योंकि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो के का जो यूनिट है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, इसीलिए ए को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। बच्चों बड़ी मजेदार बात है यार, ये जो अपने सामने इक्वेशन है के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस अपॉन आर टी, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से हम अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग के निकाल लेंगे। निकाले कैसे बताता हूँ, लेकिन एक जनरल मुझे बात बताओ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा घटेगा? बोलो ना। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा। मेरा सवाल सुनना, टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, के बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट हो गया, तो आप सब मुझे बताओ के बढ़ते बढ़ते कितना होगा? टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो गया तो बताओ के बढ़ते बढ़ते कितना होगा? टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट हो गया तो बताओ के बढ़ते बढ़ते कितना होगा? जैसे ही मैं सवाल पूछता हूं तो कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर के बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो गया तो के बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है जरा सुनिएगा, जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है तो के ए होता है। कैसे? फील करना मेरे साथ। हमारे सामने एक फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट? हमने टेम्परेचर को इनफाइनाइट ले लिया, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट जीरो, ई की पावर जीरो वन, मतलब क्या के बराबर ए है? अरे बोलो ना, क्या के बराबर ए है? हाँ सर, ये तो हमने मैथ से फील कर लिया, मैथ का फील तो कर लिया। अब जो मैं बताने वाला हूं बड़ा मजा आने वाला है, सुनिएगा ध्यान से।
बच्चों एक बात बताओ, के बराबर ए कब होता है? सर के बराबर ए तब होता है जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है। मैंने कहा ऐसे ना बताओ, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी के फॉर्म में बताओ। अच्छा सर के बराबर ए तब होता है जब ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी 1 होता है। मैंने कहा ये 1 तब होता है, अरे ये 1 तब होता है जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होता है, क्योंकि टेम्परेचर इनफाइनाइट पर ही तो के बराबर ए होता है। तो इसका फील क्या है? इसका फील क्या सुनिएगा, ये जो e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी है ना, ये फ्रैक्शन है। मतलब ये फ्रैक्शन है उन मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम 100 मॉलिक्यूल लेके चले थे तो 100 के 100 जब प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब 100 के 100 जब एनर्जी बैरियर क्रॉस कराएंगे, अरे तभी तो फ्रैक्शन 1 आएगा। मेरी बात को समझ सकना बच्चों, तो बताना जितने मॉलिक्यूल लेके चले थे, जब सारे के सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, जितने मॉलिक्यूल लेके चले थे जब सारे के सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, अरे तभी तो e की पावर माइनस अपॉन आर टी 1 आएगा। मेरी बात को समझिएगा। आर्हेनियस से हमने पूछा ऐसा कब होगा जितने टकराए वो सारे के सारे प्रोडक्ट बनाए। बोले ऐसा तब होगा जब e की पावर माइनस अपॉन आर टी 1 होगा। हमने कहा ऐसा कब होगा? बोले जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। इनफाइनाइट टेम्परेचर पर के बराबर एक कहने का मतलब क्या है? के बराबर एक कहने का मतलब है ऑल कॉलिजन्स आर इफेक्टिव। 100 बाई 100, 100 लेके चले थे, 100 के 100 प्रोडक्ट बन गए, मतलब 100 के 100 इफेक्टिव हो गए, मतलब सारे एनर्जी बैरियर क्रॉस कर गए। ऐसा कब होगा? जब e की पावर माइनस अपॉन आर टी 1 होगा। ऐसा कब होगा? जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा। मतलब ऐसा भी नहीं होगा। यहीं से ये कंसेप्ट आया, जितने टकराते हैं सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, सारे डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। 100% प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ऐसा कब होगा? इनफाइनाइट टेम्परेचर पर। ऐसा कब होगा? इनफाइनाइट टेम्परेचर पर। मेडिकल एग्जाम के लिए इसे टाइम ले लेना। ऐसा कब होगा? इनफाइनाइट टेम्परेचर पर मेडिकल एग्जाम के लिए से टाइम ले लेना। ऐसा कब होगा? जब 15 लाख बच्चे पेपर दे, 15 लाख डॉक्टर बने, इनफाइनाइट टाइम पर, इनफाइनाइट सीट पर। एग्जैक्टली सीख गए आप यार। खैर, जब टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो के बराबर ए होगा का फील ये है बच्चों कि सारा का सारा कॉलिजन इफेक्टिव होगा। मतलब आपसे ऐसा पूछ सकता है, when all collision will be effective at infinite temperature, क्या कभी सारे कॉलिजन इफेक्टिव होते हैं? कभी नहीं होते हैं। इज दिस क्लियर? बच्चों ये जो e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी है ना, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर है ना, इसे हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं। वही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ग्राफ से आया था, तो बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? बच्चों हम सब के सामने अरेनियस इक्वेशन आ गई है, चलो खेलते हैं। खेलें क्या? आप सब अपने कॉपी में लिख लो पहला फॉर्मूला, के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस सी अपॉन आर टी। लिख लो के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस सी अपॉन आर टी। चलो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को घुमाते हैं। बच्चों अपने सामने इक्वेशन थी के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ई है तो हमने सबसे पहले एल एन लिया, ई को हटाने के लिए लॉन्ग टू द बेस यानी एल एन, तो एल एन लेफ्ट हैंड साइड, एल एन राइट हैंड साइड, तो एल एन के बराबर एल एन ए प्लस एल एन माइनस सी अपॉन आर टी। मतलब ये स्टेप नंबर 1 हुआ, ये स्टेप नंबर 2 हुआ। क्लियर? तो जब ये ऐसा करोगे बच्चों तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा, जरा सुनिएगा ध्यान से। एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। बोलो हाँ या ना? हमने एल एन को लॉग में कन्वर्ट किया, ये हो गया स्टेप नंबर 4। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 2.303 को उधर भेज दिया, तो स्टेप नंबर 5 हो गया लॉग के बराबर लॉग ए माइनस सी अपॉन 2.303 आर टी। बच्चों लिख लो अपनी कॉपी में नया फॉर्मूला, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, अच्छा ठीक है सर याद कर लेंगे। ऐसे नहीं बेटा, बोलो चिल्लाओ लिखो बार बार पढ़ो, तब क्लास के साथ ये होगा। पेपर देते हो तो छत में देखते हो, अभी ऑनलाइन पढ़ो कंप्यूटर में देखते रहते हो, ऐसा थोड़ी है। उसे याद करने की कोशिश करो। मुझे पता है कुछ बस देखते रहते हैं, हाँ सर याद कर लेंगे, सर कर ले, सर बन जाएगा, सर हो जाएगा, ऐसे नहीं, याद करो, मेरे साथ बोलो। क्लियर? लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस
EA अपॉन 2.303 RT। बच्चों चलो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का एक नियम होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखो, सर देख लिया, उसके बाद फॉर्मूला याद करो, सर लिख लिया। आज तो लिखना ही नहीं पड़ा, सामने लिखा है, कितने किस्मती हो। log के बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। क्लियर। सबसे पहले एक्सिस को देखो, सर देख लिया, फॉर्मूला याद कर लो, कर लिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। जो log k है क्या वो y एक्सिस है, 1/t क्या वो x एक्सिस है, x के पहले लिखा क्या वो स्लोप है, इधर लिखा क्या वो c है। क्या ग्राफ y बराबर माइनस mx प्लस c है, क्या ग्राफ गिरता हुआ बनेगा। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप सीख गए तो मुझे जवाब देना। ये जो c है, ये जो कांस्टेंट है, बताओ उसकी वैल्यू कितनी है। ये जो c है, ये जो कांस्टेंट है, बताओ उसकी वैल्यू कितनी है। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, अरे वाह, कांस्टेंट की वैल्यू है log a। बच्चों इसका स्लोप कितना है, सर स्लोप है माइनस EA अपॉन 2.303 R। बोलो हाँ या ना, माइनस EA अपॉन 2.303 R। बच्चों मेरा अगला सवाल है, अगर ये ग्राफ हमने log वर्सेस 1/t में नहीं बनाया होता, हमने ln k वर्सेस 1/t में बनाया होता, बोलो बच्चों क्या ग्राफ बनाने में कोई चेंज आता। नहीं सर, ग्राफ तो वैसा ही बना होता, तो फिर चेंज कहां आता। अगर ये ग्राफ हमने log k वर्सेस 1/t में नहीं बनाकर हमने ln k वर्सेस 1/t में बनाया होता, तो बच्चों आप मुझे बताओ इसमें चेंज कहां आया होता। सर चेंज आया होता स्लोप में। स्लोप में क्या चेंज आता, सर जहां 2.303 लिखा है वो नहीं आया होता। सर स्लोप बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 नहीं आया होता, माइनस EA बाई R आया होता, माइनस EA बाई R आया होता। यस और नो। मतलब ध्यान से एक्सिस को देखना है, एक्सिस को आपको समझना है। एक्सिस बदलती है तो सवाल में आप कभी कभी 2.303 लिखते हो तो कभी नहीं लिखते हो। क्लियर। ठीक है साहब, अपने सामने दो फॉर्मूले हो गए, चलो और खेलते हैं। बच्चों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक गोल्डन पॉइंट बता देता हूं। जो आर्हेनियस पैरामीटर ए होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी EA होता है, ये दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। ना तो आर्हेनियस पैरामीटर ना तो एक्टिवेशन एनर्जी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। सवाल कितना भी घुमाएगा, कितना भी फंसाएगा, कितना भी हंसाएगा, समझ जाना ए और EA टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारे सामने आर्हेनियस की इक्वेशन आई है उसे अलग अलग टेम्परेचर पे ऐसा बना लेते हैं ताकि हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन कर पाए। मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वो लॉग वाली इक्वेशन बोलना जरा। लॉग के बराबर बोलो ना, log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। बोलो हाँ या ना। जब हम टेम्परेचर बदलेंगे तो इस इक्वेशन में क्या के बदलेगा। जब हम टेम्परेचर बदलेंगे तो क्या, सर वही तो पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर के बदलने से कैसे बदलता है, वो नहीं बदलेगा तो फिर पढ़ क्या रहे। ऑलराइट, टेम्परेचर के बदलने से क्या के बदलेगा, सर 101% बदलेगा। टी के बदलने से क्या ए बदलेगा, टी के बदलने से क्या ए बदलेगा, ना ना ना। टी के बदलने से क्या EA बदलेगा, ना ना ना। टी के बदलने से क्या टी बदलेगा, सर वही तो बदल रहे हैं। क्या R बदलेगा, ना। क्या 2.303 बदलेगा, सर टेम्परेचर के बदलने से नंबर बदला होता तो हमने कभी ठंडी तो कभी गर्मी में मैथ पढ़ा होता। टेम्परेचर के बदलने से नंबर नहीं बदलता है। मेरा कहने का मतलब है जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो T1 टेम्परेचर पे K1 T1, T2 टेम्परेचर K2 T2, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने पर माहिर है ही सही। जब दोनों को माइनस करते हैं तो अपने सामने आती है वर्ल्ड फेमस इक्वेशन log K2 by K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R अंडर ब्रैकेट 1 by T1 minus 1 by T2 अंडर ब्रैकेट 1 by T1 minus 1 by T2। बच्चों अगर आप सबको याद हो, हमने ऐसी ही एक मिलती जुलती इक्वेशन पढ़ी थी वो इक्विलिब्रियम में, जिसका नाम रखा था वॉन ऑफ इक्वेशन। बच्चों एक्चुअली जो वॉन ऑफ इक्वेशन है ना, यहीं से डिराइव होती है। उसका डेरिवेशन नहीं बताते, सिलेबस में नहीं, एनसीईआरटी में इसलिए, बाकी डिराइव यहीं से होती है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, EAF माइनस EAB बराबर डेल्टा H होता है।
तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, तो जहां ये है वहां EF माइनस ये भी आता है, वो डेल्टा H होता है और वहीं से आ जाता है, राइट। खैर, अपन ने तो एक फॉर्मूला और लिख लिया, अपने सामने 3 फॉर्मूले हैं, बोलो क्या। लॉग के बराबर लॉग ए माइनस सी अपॉन 2.303 RT। मेन फॉर्मूला बोलो ना, के बराबर ए इंटू ई पावर माइनस सी अपॉन RT। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग के है, तो लॉग के 2/T इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1/T2। आसान है क्या बच्चों? बच्चा रट के जाता है तीनों इक्वेशन, एग्जाम में आता है एक नया इक्वेशन, रट के जाता है कुछ, आता है कुछ, समझ नहीं पाता क्या है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है? मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है? यकीन मानो, जब भी मैं सवाल पूछता हूं तो लाइन से बच्चे गलत आंसर देते हैं। आधे कहते हैं सर ln x, आधे कहते हैं भैया इंटीग्रेशन नहीं पूछा है, डिफरेंशिएशन पूछा है। आप चुल्लू भर पानी में तैरो, इंटीग्रेशन नहीं पूछा है, इसे कहते हैं फोकस। और मैं जानबूझ के पहले ये पूछता हूं, तो उससे चेक हो जाता है आपका कितना ध्यान है। तो समझ में आ गया, ध्यानवान कुछ नहीं है। खैर, तो हमने आपसे इंटीग्रेशन नहीं पूछा था, हमने आपसे पूछा था डिफरेंशिएशन, राइट। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हो? सर इसे हम x-1 कह देते हैं, सर -1 को इधर ले आते हैं, तो सर यहाँ -1 -2 हो जाता है, सर -1 इंटू x-2, कुछ ऐसा हम डिफरेंशिएट करते हैं, बोलो हाँ या ना। बच्चों, ये जो हमारे सामने अरेनियस इक्वेशन थी ना, उसे भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हो? अरे एग्जाम में आता है इसलिए कर रहे हैं। तो ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें? बदल कौन रहा? टेम्परेचर। यही तो हम पढ़ रहे हैं ना, टेम्परेचर के बदलने से कैसे बदल रहा है। क्लियर? ये जो इक्वेशन थी k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन RT, सबसे पहले इसे अपन ने ऐसे लिख लिया, ln k बराबर ln a माइनस ए अपॉन RT। इस पूरी इक्वेशन को हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। क्लियर? तो कैसे कर रहे हैं आपका ध्यान चाहिए, d ln k बाई dt बराबर d ln a बाई dt प्लस d, इसे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d माइनस ए बाई RT अपॉन dt। बच्चों, मेरा सवाल आप सबसे, ये जो ln a है, क्या ये कांस्टेंट है? क्या टेम्परेचर के बदलने से a नहीं बदलता है? क्या टेम्परेचर के बदलने से ए नहीं बदलता है? क्या ये कांस्टेंट है? हाँ। तो क्या इसका डेल 0 होगा? हाँ। अब आते हैं ये बाई आर में, तो ये बाई जो आर है वो तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। और जो 1/t है, तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या? वही 1/x, मतलब -t -2। तो -t -2, ये वाला जो माइनस था इसके साथ प्लस हो गया, तो अपने पास बचा t-2। मतलब देखने में कुछ ऐसा हुआ, ये बाई आर इंटू t-2, जिसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया, बन गया d ln k बाई dt बराबर e अपॉन RT स्क्वायर। बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा है, ये आर्हेनियस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है। बच्चा रट के जाता है ये, एग्जाम में आता है ये, सवाल पूछता है क्या ये आर्हेनियस इक्वेशन है? बच्चा कहता है नहीं, अरे ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है, रूप बदल के आ गया। ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है, रूप बदल के आ गया। हमारा एग्जाम बहुरूपिया है, एक ही कंसेप्ट को घुमा घुमा के रूप बदल के पूछता है। बहुत अच्छे सुधांशु, सुधांशु कह रहा सर इसको भी रट के जाऊंगा। बहुत अच्छे। डी एल एन के बाई डी टी इक्वल टू ए अपॉन आर टी स्क्वायर। हमारे सामने ये जो आप लिखा है, इसे कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। नितिन, सोचो, प्रथम रट्टा मार खुशियां हजार, ये तो अपना मंत्र है। रट्टा मार खुशियां हजार, ये तो अपना मंत्र है। अब कोई बच्चा कसम खा के बैठे सर हम नहीं रट रहे फॉर्मूला, तो ठीक है मत रटो, कोई दिक्कत नहीं। राइट, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई आर्हेनियस इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे। आओ चलो कुछ सवाल करते हैं, इन कंसेप्ट को और पक्का करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सबके सामने वो फॉर्मूले लिखे होंगे। ठीक है, 4 फॉर्मूले हैं, ये लिखे होंगे। कैसे यूज करना है, कैसे याद करना है, अभी याद होगा। आप तो बस याद करने की कोशिश करते रहो। आप सबके सामने किस स्क्रीन पर है पहला सवाल। सोचो आकाश बेटा सोचो, नहीं तो कल डिस्कशन है फिर अपन बात करेंगे। अंकित रोशन, श्रीतम बेटा, थोड़ा सवाल ध्यान से पढ़ो, इतनी जल्दी क्या है? मुझे पता आपका फोकस नहीं है, अभी मैंने वो इंटीग्रेशन में सवाल पूछ के चेक कर लिया था। थोड़ा ध्यान से तो पढ़ो। इंक्रीजेस बाई 50 डिग्री सेल्सियस। आधा बच्चा रट के बैठा होता है, सर 10 है 50 है तो सर डेल्टा टी चल। अरे सवाल तो पढ़ लो, इंग्लिश में लिखा है, नहीं आती क्या?
सवाल में हमें म्यू नहीं दिया है, तो म्यू कितना मान लेंगे 2। सो सिंपल, k2 बाई k1 बराबर म्यू की पावर डेल्टा t बाई 10। डेल्टा t है वो है 50, वैल्यू रखो, आंसर पाओ, एंड द करेक्ट आंसर इज 32 टाइम्स। इज दिस क्लियर? अगर आप सीख गए, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, याद रखना किलो कैलोरी में देना है। एरावत, सुभाष, आशुतोष, मोहम्मद सकलैन, सुमन बेटा कल चेक करें, सुधांशु, अब्दुल, बहुत सारे बच्चों ने लाइन से, विवेक, विजेंद्र, आप लोगों ने कैलकुलेशन थोड़ा चेक करो ना, आपने कैलोरी में आंसर दिया, उसे किलो कैलोरी में कन्वर्ट करो। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत आसान है। एलन के वर्सेस 1/t, अभी मैंने आपसे बताया था जब ग्राफ एलन के वर्सेस 1/t है तो जो स्लोप है वो हो जाएगा माइनस ई बाई आर। कुछ नहीं करना था, माइनस ई बाई आर बराबर माइनस 2000 करना था, माइनस माइनस प्लस, तो ई बराबर 2000 इंटू आर 2 कैलोरी, लेकिन आंसर आपसे पूछा है किलो कैलोरी में, तो 1000 से डिवाइड कर देते, आंसर आ जाएगा 4 किलो कैलोरी पर मोल लगभग। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, सवाल का मैं आपको हिंट देता हूं, रेट कांस्टेंट आर इक्वल। रेट कांस्टेंट इक्वल है मतलब k1 बराबर k2 है। हिंट दे दिया मैंने आपको, k1 बराबर k2 करिए, हिंट है k1 बराबर k2। अरे अभी तक तो आंसर आ गया होगा यार, k1 बराबर k2 करिए ना, 10 की पावर 16 इंटू ई की पावर माइनस 2000 बाई टी बराबर 10 की पावर 14 इंटू माइनस 1000 बाई टी। सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, 16 40 नीचे ले आओ, 10 की पावर 2 ई की पावर माइनस 1000 बाई टी अपॉन ई की पावर माइनस 1000 बाई टी ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 बराबर ई की पावर 1000 बाई टी। यार एल एल लो फिर लॉग लो, सॉल्व करो ना, कहाँ कैलकुलेशन है भाई। बहुत बढ़िया, लाइन से मुझे बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, लाइन से सही आंसर दिया बच्चों ने। ये सवाल केमिस्ट्री का है ही नहीं, ये सवाल तो मैथ का है, इक्वेट करना था। कहाँ केमिस्ट्री का सवाल है बताओ मुझे, कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने, सब दिया है, इक्वेट तो कर रहे हैं। ये सवाल केमिस्ट्री का होना ही नहीं चाहिए, खैर ये आया हुआ सवाल है, मैथ का सवाल है, और अपन ने सिंपली से सॉल्व किया, एलएन लेके सॉल्व करेंगे, बाद में लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने एलएन लिया, लॉग लिया, आंसर आता है 217 केल्विन अप्रॉक्स। आंसर आप सबके सामने है स्क्रीन पर। ऑलराइट, आप सबके सामने, किसी बच्चे को डाउट, रेज योर हैंड, किसी बच्चे को डाउट, बहुत अच्छे, आप सबके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल। ये जो अगला सवाल है ये मैं सॉल्व करके बताता हूं, ताकि ऐसे सवाल कैसे करने हैं आप डिटेल्ड मेथड समझ लो। पहले डिटेल्ड तरीका बताऊंगा, फिर एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको मैं डिटेल्ड मेथड बता देता हूं। अपने सामने यहाँ पे के दे रखा है, आपका ध्यान चाहिए, तो ऐसा इमेजिन करो एक रिएक्शन है ए से बी, बी है ना, ऐसा इमेजिन करो, तो उसकी मैकेनिज्म दे रखी है, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, इसका K1 है, K2 है, K3 है ना। तो सवाल ये कह रहा है कि ये जो मेन रिएक्शन है इसका जब हमने K लिखा तो K ऐसे लिखा, अब अलग अलग सवाल में अलग अलग तरीके से लिखता है, वो अपना अपना उसका किस्सा है, और हमें किस एक्सप्रेशन की मदद से ये निकालना है। तो ऐसे सवाल का करने का जो डिटेल तरीका होता है वो ये होता है
जहां जहां के लिखा है वहां आरएनएस इक्वेशन लिख दो, मतलब a इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ए इंटू ई की पावर माइनस ए, 1 है तो E1, 2 है तो E2, 3 है तो E3। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बदलने से E तो टेम्परेचर बदल नहीं रहा, तो ए के बदलने का सवाल ही नहीं। ए तो वैसे रिएक्शन वही है तो ए तो वैसे नहीं बदलता, तो एक कांस्टेंट है नहीं बदल रहा, सवाल में गिवन नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी बस पूछा है, उसी का डाटा दिया है, तो बस E1 बदल रहा है, सवाल में टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बदल रहा। तो सबसे पहले क्या करो, आरएनएस इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो, अब उसे सॉल्व करो। ए कैंसिल, नंबर 1। अब इसे हम ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, देखिएगा e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बराबर, राइट हैंड साइड है तो E1 E3 दोनों पावर ऐड होंगी, तो लिख दिया मैंने e की पावर माइनस E1 माइनस E3, राइट। माइनस E2 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो हो जाएगा प्लस E2 अपॉन आर टी, क्लियर। अब दोनों की पावर को इक्वेट करो, तो आर टी तो कैंसिल होगा, अब e की पावर सेम है तभी तो इक्वल है, तो पावर पावर को सेम कर दो, तो यहां से आ जाएगा माइनस ई ए बराबर माइनस E1 माइनस E3 प्लस E2, क्लियर। माइनस को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, ई ए बराबर E1 प्लस E3 माइनस E2। अब बस वैल्यू पुट करो, ये मिल जाएगा। ये इस सवाल को करने का डिटेल्ड तरीका है, क्लियर। लेकिन ऐसे सवालों को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं वो भी सुन लो। तो शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चा, जब भी कभी हमें के का एक्सप्रेशन दिया तो एक रूल बना लो, जब के मल्टीप्लीकेशन में हो, जब के मल्टीप्लीकेशन में हो मतलब मल्टीप्लाई हो, तो जो ए है वो ऐड होगा, ओके। जब के डिवाइड है, डिवीजन में है, तो जो ए है वो सब्ट्रैक्ट होगा, जो ए है वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर कभी के की पावर n है तो जो ए है वो n इंटू ए होगा। आओ इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो हमारे सामने के का एक्सप्रेशन है k1 इन का स्क्वायर इंटू k3 की पावर 3 अपॉन k2 की पावर 2, मतलब पावर नहीं भी होता है वाले केस ले लेते हैं। अब कैसे निकालें, तो अगर मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड होगा, मतलब k1 k3 तो ऐड होगा, k2 माइनस होगा, के ऐड नहीं होता, के ई ए, तो आप ऐसे लिखोगे। अब इसे लिख रहे हैं हम ई ए, तो ई ए बराबर जो पावर है वो पहले आ जाएगा, मतलब 2E1 प्लस 3E3 माइनस जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस होगा, माइनस 2E2। आप ई ए की वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, उसे अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक है, फटाफट बन जाता है। डिटेल्ड मेथड भी आपको बता दिया, ट्रिक भी बता दिया, आपका है कैसे आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं सपोज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सर ने वो सवाल नहीं अलग सवाल है ना। सपोज डिफरेंट क्वेश्चन, वरना आप जब 3 महीने बाद पढ़ोगे कहोगे सर यार उसमें K1 K3 अपॉन K2 लिखा आपने तो पावर लगा दी है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा करेंगे। इज दिस क्लियर? तो आंसर आता है, सारी वैल्यू को पुट करो, तो 30 प्लस 60 माइनस 40 बोले तो 50 किलो जूल पर मोल। बच्चों अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। मैं इस सवाल के लिए आपको एक हिंट दे देता हूं। जो फ्रैक्शन होता है अगर उसे 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंट बनता है। और दूसरा हिंट ये है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर का फॉर्मूला होता है F बराबर E की पावर माइनस E अपॉन RT। हिंट दिया है मैंने, सॉल्व आपको करना है। बहुत बढ़िया, सबसे पहले सही आंसर दिया साहिल दीप सिंह ने। बेटा मैं सॉल्व करूं, आपका ध्यान चाहिए। सवाल में अपने को परसेंट दे रखा है ऐसे मॉलिक्यूल का जो एक्टिव है, इसको समझिए ना। ये आपको उन मॉलिक्यूल्स का परसेंट दिया है जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, राइट। मतलब आपने क्या सोचा यार, अपने को परसेंट दिया है, फ्रैक्शन चाहिए, तो आप तुरंत समझ गए जो फ्रैक्शन होता है उसके लिए परसेंट अपॉन 100 कर दो। मतलब आपको जो फॉर्मूला याद है फ्रैक्शन का, वो फॉर्मूला है e की पावर माइनस E अपॉन RT, पर सवाल में फ्रैक्शन का डाटा दिया नहीं, परसेंट है, तो परसेंट को 100 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा फ्रैक्शन। मतलब
0.001 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -3 अपॉन 100 यानी कि 10 की पावर 2 बराबर e की पावर -EA अपॉन RT। खेल खत्म बेटा। 10 की पावर -3 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 10 की पावर -1। बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर -5 बराबर e की पावर -E अपॉन RT। दोनों तरफ ln लो फिर log लो फिर सॉल्व करो, आपके सामने ये आ जाएगा। इसे सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना आप लोग, नहीं कर सकते क्या? ln 10 की पावर -5 इक्वल टू -EA अपॉन RT। हम log ले रहे हैं तो 2.303 log 10 की पावर -5। 2.30 इधर आ गया तो मैं लिख सकता हूं 5 log 10। इधर लिख दो क्या? 5 log 10 बराबर EA अपॉन 2.303 RT। अच्छा हमें निकालना क्या है? EA तो 2.30 नहीं भेजना था, कोई दिक्कत नहीं, भेज दिया तो चलता है। अब यहां अपने को EA चाहिए तो EA क्या होगा बच्चों? log 10 की वैल्यू होती है 1 यानी कि 5 इंटू 2.303 इंटू R अपने को लिखना है कैलोरी में, तो 2 इंटू टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन। RT भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसे कन्वर्ट करना होगा किलो कैलोरी में तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 500 टू 1000 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना आसान है, कैलकुलेशन नहीं है बेटा। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 11.515 किलो कैलोरी। 515 किलो कैलोरी। जब मैं सॉल्व कर रहा था तो एक बच्चा लिख रहा है सर आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बेटा, एग्जाम में भी ऐसे ही करना आप। ऑलराइट, तो आप सबके पास आंसर आ चुका है 11.5 किलो कैलोरी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आंसर दिया साहिल ने, बहुत अच्छे बच्चों। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, मैं इसके लिए हिंट दे रहा हूं बेटा। इसमें आपको ग्राफ कंपेयर करना है, राइट? कंपेयर करना है। पहले मैंने हिंट दिया, दिमाग लगाओ ना, नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही। यशराज बेटा आप मत करो, रहने दो आपको यार। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉलोइंग इक्वेशन। अपने सामने एक इक्वेशन दे रखी है। एक गाना आया था आज से कुछ दिनों पहले इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ऐसा कोई गाना गाना सुना था क्या यशराज आपने? गाओ मेरा जरा जहां बैठे हो बहुत अच्छा गाना था नहीं? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है। हाँ वो कह रहा है सर आप सॉल्व करिए। आप यार देख सॉल्व ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है मत करो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना? तो अपने सामने इक्वेशन दे रखी है और हमसे ये पूछा हुआ है। बहुत आसान है, कैसे करें? सबसे पहले अपन फॉर्मूला जो हमें याद है उसे लिखते हैं। मैंने कहा आप सबके पास A4 साइज फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, आपने लिखा होगा ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। तो log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, राइट? खेल खत्म यार, कंपेयर करो ना। अपने को यहां दे रखा है log के बराबर 6 माइनस 2000 बाई टी। कंपेयर करो, जो 6 है वो क्या है? log a। ये पूरा का पूरा क्या है? ये अपॉन 2.3 कितना आसान है। चलो कंपेयर करते हैं। तो log a बराबर 6 है यानी a की वैल्यू 10 की पावर 6 है। अब इसे कंपेयर करो, जब इसे कंपेयर करोगे तो EA अपॉन 2.303 RT इक्वल टू 2000 बाई टी। टी से टी कैंसिल होगा। ये पूछा है, सभी लोग सॉल्व कर सकते हो बेटा, सॉल्व करना तो चाहो तब तो। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे बच्चों ने लाइन से आंसर दिया। जो EA आता है 9.2 किलो कैलोरी, राइट? 9.2 किलो कैलोरी। बहुत अच्छे बच्चों जो सॉल्व कर रहे हैं, वेरी 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 गुड। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है सर, मैं मानता हूं इसमें कैलकुलेशन है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, इलस्ट्रेशन में भी है, मानता हूं कैलकुलेशन है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है आप 12वीं पास है, आपके लिए ये कैलकुलेशन कुछ नहीं है। हिंट है, फॉर्मूला लगाओ log k2 बाई k1 बराबर EA अपॉन 2.303 R अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बार बार बोलने से याद होगा, बार बार लिखने से याद होगा। बच्चों इसमें जो आपको टेम्परेचर है ना वो केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। सॉल्व करो तसल्ली से, पूरे 1-1.5 मिनट है आपके पास, सॉल्व करिए प्लीज।
अब्दुल जैद ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले बिल्कुल सही दिया। प्रशांत आपने दिया था, आपका आंसर लगभग था, बट मैं सही मानूंगा। एक्यूरेट आंसर देने वाले जो बच्चे हैं, अंकित रोशन, अब्दुल जैद, नवदीप बेटा आपका भी आंसर अप्रॉक्स है, विकास मीणा एग्जैक्ट सही है, सौरभ कुमार अप्रॉक्स है, बहुत बढ़िया बेटा। कैलकुलेशन था, मैंने पहले ही कहा ना, वो तो ये था कि भाई ये एक्सट्रीम लेवल कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। बेटा फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ, और कुछ नहीं करना है। हाँ, सॉल्व करने की आदत तो डालनी पड़ेगी। आसान नहीं होता डॉक्टर बनना, हर दिन खुद को मोटिवेट करना पड़ता है बेटा। हर दिन खुद, हर दिन, हर पल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मन नहीं करता है सवाल सॉल्व करने का, जो टॉपर बनता है ऐसे नहीं बनता, पर खुद को वो कहता रहता है नहीं करना है, करना है, करना है, तब होता है बेटा। बहुत बढ़िया, यस, वेरी 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 गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज 53.4 किलो जूल एक्यूरेट है। जिन्होंने 53 दिया, जिन्होंने 54 दिया, जिन्होंने 52 दिया, उनका भी सही है। क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन इतने क्लोज आपके मेडिकल में नहीं आते, इतने क्लोज ऑप्शन नहीं आते, खास करके अगर सवाल में कैलकुलेशन है तो। क्लियर? तो बहुत बहुत अच्छे। आप सबके सामने बच्चों स्क्रीन पे अगला सवाल। अगला सवाल बेहद ही आसान, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ट्रिकी है, देखते कौन इसका आंसर देता है। आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। हर्षित कुमार सोच के आंसर दो बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ दीपक दे सकते थे, बट सवाल में बोला था किलोजूल एक्चुअली। हिंट देता हूं, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कम लगेगा। हिंट दे रहा हूं, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कम लगेगा। हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कम लगेगा। कितना आसान है यार। करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस। चलो सुन लो, जिससे नहीं बना वो लोग सुन लो, सुन लो बेटा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया मतलब स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई मतलब आधा खत्म करने के लिए जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब टाइम कम हो जाएगा। मतलब जब स्पीड बढ़ गई तो जो काम पहले 10 मिनट में होता था 5 मिनट में हो जाएगा, so time taken will be decreases. Clear? Time taken will be decreases, so answer will be B। बच्चों एक खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? एक खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? एक खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुजीत कुमार के से भी रिलेट कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है के से भी रिलेट कर सकते हैं। खुशखबरी ये है बच्चों, आप पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, और दूसरी खुशखबरी ये है टुमारो विल बी लास्ट क्लास फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, और तीसरी खुशखबरी ये है कि कल रहेगी डिस्कशन क्लास, राइट? खुशखबरी पे खुशखबरी। तो कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री की, बेसिकली विच इज अ डिस्कशन क्लास। सो आपको सबसे पहले मैं ऑलराइट, होमवर्क सुन ले, होमवर्क सुन ले। सबसे पहला आपका जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज टुमारो, उसका आपका होमवर्क रहेगा, जो होमवर्क दिया है प्लीज कंप्लीट करना, क्योंकि संडे को पेपर है, ये सबसे बड़ा सत्य है। ठीक, संडे को पेपर है, ये सबसे बड़ा सत्य है, और उसमें केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट आ रहा। तो कल की डिस्कशन क्लास लेने का मेरा इंटेंशन यही है कि अपन सारा सवाल एक एक लगा ले यार। आप नहीं लगाओ तो मेरे साथ उसे खत्म करना है। कल की क्लास में अपने को सारा सवाल लगाना है, ताकि टेस्ट पेपर में एक एक सवाल अपने से बनना चाहिए। आपका सबसे पहला होमवर्क रहेगा लेक्चर 1 to 7, दूसरा होमवर्क रहेगा शॉर्ट नोट्स। क्योंकि कल डिस्कशन है तो आप लोग पहले इसे प्रायोरिटी में रख लो। जो ये 3 4 5 है ना, इसे प्रायोरिटी में कर लो, शॉर्ट नोट्स बाद में बना लेना। मतलब कल के डिस्कशन के बाद बना लेना, पेपर के पहले बना लेना, पेपर के बाद, लेकिन जरूर बना लेना मंडे के पहले पहले। शॉर्ट नोट्स मंडे के पहले पहले जरूर बना लेना, राइट? मंडे के पहले जरूर बना लेना, कल नहीं बनाओ चलेगा।
सारे फॉर्मूले लिखने। क्लियर? तो कल का जो डिस्कशन होगा वो एक्सरसाइज 1 2 3 का होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये सारे काम कर लेता है आधे घंटे में, 1 घंटे में, है ना, वो कर लेता है, तो बच्चों करना क्या है, फिर आपको कंप्लीट करना है रेस, और आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी भी पढ़ना है, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाना है। मेरी बात सुने, ऑब्वियसली आप ये कल नहीं कर पाएंगे, आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी नहीं है यार, आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी नहीं है, ये तो आप कर लो 1 2 3, वो मोर देन एनफ है। लेकिन वही है ना, हमने सब कुछ कर लिया, अब क्या करें? तो आप प्लीज रेस भी लगाएं, एनसीईआरटी को भी पढ़े, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी पढ़े। ठीक? अब होगा क्या, कल आप नहीं कर पाओगे, तो ये जो काम है इसे आप संडे को कर लेना, पेपर के बाद। पेपर के बाद भी पढ़ाई होगी, ऐसा थोड़ी पेपर खत्म तो पढ़ाई खत्म, तो करना है। क्लियर? लेकिन कल का जो डिस्कशन होगा एक्सरसाइज 1 2 3 का होगा। ये रहा होमवर्क, इसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे वहां बहुत कुछ लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के जो रिमेनिंग चैप्टर है वो ऑब्वियसली खत्म हो गए, डोंट वरी। हाँ, मैं अभी कल तक आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मंडे से इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके ऐप पर मिलती रहेगी। हाँ, इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री मैं डील नहीं करूंगा बेटा, ठीक है? कुछ बच्चे पूछ रहे थे इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो ऐप पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, वहां आप चेक करते रहना। अभी फिलहाल काइनेटिक्स तक ही आपका हुआ है, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।